कई बार ऐसे ऊपर नीचे होना पड़े होना, तेरा ही फायदा होगा उसमें। आइए पधारिए। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज के लेक्चर का पार्ट 2, डेप्रिसिएशन के 3 एस्पेक्ट बोले थे मैंने, नॉलेज, अकाउंटिंग और कैलकुलेशन। मैंने बोला था नॉलेज में बांट चुका हूँ कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्या उसके पीछे का पर्पस होता है, सब कुछ दे चुका हूँ मैं। तो नॉलेज मिल चुकी है अपन को। सेकेंड है अकाउंटिंग। आज अपने पूरे लेक्चर का फोकस इस अकाउंटिंग पे ही रहेगा। आज हम डेप्रिसिएशन को अकाउंट करने के तरीके सीखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके से सिखाऊं कि आप कभी भूलो नहीं, सिंपलेस्ट वे में सिखाऊं मैं आपको, ठीक है। कैलकुलेशन का कोई पार नहीं है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन अलग आएगी। आपको 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल और 7 की टेबल आनी चाहिए। 2, 3, 5 और 7 कंफर्म कर लो, आती कि नहीं आती? आती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है। कभी भी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन घर पे भी तुम क्वेश्चन करो, कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ नहीं करना। अगर आप घर पे होमवर्क करते समय कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपकी कैलकुलेशन हमेशा वीक ही रहेगी और एग्ज़ाम में आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा, 101% गारंटीड। क्योंकि जब वहाँ पे आपको सच्ची में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने लास्ट वाली क्लास में एक टेक्निक सीखी थी कि थिएटर वाली टेक्निक, कि थिएटर में एक गेट से अपन अगर इन होते हैं तो अगले गेट से आउट होना पड़ता है, सेम गेट से वापस अपन एग्जिट नहीं हो सकते। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट। Date particulars amount, it is your machinery account। अब क्या करना है अपन को? थिएटर है ना, इस साइड से एंट्री मिलेगी और उस साइड से क्या होगा? एग्जिट होगा। मान लो कि मैं 5 लाख की मशीनरी खरीद के लाया तो 5 लाख का अमाउंट एंटर होगा इस साइड से। अब मुझे उस 5 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब कितना? 50,000 रुपये। तो मतलब वो मुझे बाहर निकालना है, वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? इस साइड, ठीक है। 1 बाय 1 समझाता हूँ 5 लाख का एग्जाम्पल लेके, या फिर नहीं, एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं। पहले अपन हमारे फंडामेंटल बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन है थ्रू आउट द चैप्टर, महीने भर चलेगा, थ्रू आउट मैं आपको इसको 3-3 पार्ट में ब्रेक करके समझाता रहूँगा हमेशा। जैसे मैंने कहा कि पूरा चैप्टर में ही 3 एस्पेक्ट है, एक नॉलेज है, एक अकाउंटिंग है और एक कैलकुलेशन है। अब जब अपन अकाउंटिंग वाले एस्पेक्ट पे आते हैं तो वापस से इसमें 3 स्टेप है, या फिर मैं ये कहूँगा 3 डिफरेंट तरीके के ट्रांजैक्शन है। 3 अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री तो होगी किसी भी असेट को परचेज करने की, कि जब हम उसको खरीद के लाएंगे। फिर सेकेंड एंट्री होगी ईयर एंड पे, क्योंकि ईयर एंड पे हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे ईयर एंड आता जाएगा डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते जाएंगे। और थर्ड जो पार्ट है इसका वो है सेल ऑफ असेट। फिर हम उस असेट को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। आप, मैं सिखा रहा हूं, लेकिन सीखने के साथ साथ आप इसको याद भी रखना। और भले ही मुझे ये कहना पड़े कि चाहो तो इसका रट्टा मार लेना, क्योंकि अभी जो मैं 15 मिनट में सिखाऊंगा ये पूरे महीने हर क्वेश्चन में ही आपको करना है। आपके भले ही कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कोई मिस्टेक हो जाए, आप अमाउंट की गलती करके आओ, मुझे चलेगा, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई गलती होगी ही होगी। लेकिन अकाउंटिंग में कोई गलती मत करना, मेरे को दिल पे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सिखाने में कोई कमी है। अकाउंटिंग में गलती नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? परचेज। जब हम कोई असेट परचेज करके लाएंगे, से फॉर मशीनरी, ये मत सोचना कि सर हम तो नए आए हैं, हमारे को एक दिन ही हुआ है। ये एंट्री वो है कि जो मैंने एक एक बच्चे को सिखाई है, आप लोग जो नए अभी आए हो उनको भी मैंने सिखाई है, कि अगर मैं कोई फर्नीचर खरीद के लाया मान लो, तो दो इफेक्ट क्या हुए? फर्नीचर आया और पैसा
गया। फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या है मेरे लिए, असेट आया, मतलब इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या गया, पैसा, पैसों का रूल क्या है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो पैसा गया तो क्रेडिट, एंट्री क्या हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, अब मैं फर्नीचर नहीं लाया, मशीनरी लाया, मशीनरी लाया तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कल धृति ने क्वेश्चन पूछा तो हमने क्लैरिफाई किया कि आपको ये अज्यूम करना है कि इस सारे असेट्स का पेमेंट आप किससे दे रहे हो, चेक से, तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री होगी, समझ में आ रहा है क्या, खो मत जाना, बार बार जगाता नहीं रहूंगा, अगली बार भगा दूंगा, अगली बार किसी को टाटा करने की जरूरत पड़ी तो टाटा ही होगा उसका। एंट्री क्या हो रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट, ये इस अकाउंट का डेबिट साइड और ये इस अकाउंट का क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो, डेबिट कर दो मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो, तो डेबिट साइड में लिखेंगे अपन टू बैंक अकाउंट, कितना होगा, 5 लाख की एसेट खरीदी हमने, तो 1 अप्रैल 2013 को टू बैंक अकाउंट 5 लाख। समझ में आया कि नहीं आया, कितनी सिंपल एंट्री है। आपको अकाउंटिंग भले ही समझ में ना आए, इतना टाइम नहीं है सर लॉजिक लगाने का कि यहाँ टू बैंक क्यों लिखेंगे, रट्टा मार लो भाई, इस साइड से एंट्री होगी तो मशीन आएगी तो पैसे दे के आएगी ना, तो यहाँ क्या लिखना है, टू बैंक। हाँ, एक छोटी सी बात, मशीनरी अकाउंट में कभी भी मशीनरी अकाउंट नहीं लिखेंगे, मतलब मैं यहाँ कभी नहीं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, ना मैं इस साइड लिखूंगा बाय मशीनरी अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक कि राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं आएगा, है ना, तो मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट का नाम नहीं आएगा। खरीदोगे तो क्या आएगा, टू बैंक। फिर ये हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिमाग लगेगा, कैलकुलेशन होगी। इस एस्पेक्ट में क्या होगा कि सर ईयर एंड, हम असेट किसको बोलते हैं, जो सर हमें 1 साल से ज्यादा का क्या दे, बेनिफिट दे। हम असेट क्यों खरीद के लाते हैं, ताकि वो हमारे बिजनेस में साल दर साल क्या आता रहे, काम आता रहे। तो जैसे जैसे साल एंड होगा, ईयर एंड होगा, हमें उस पर चार्ज करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का काम कब आता है, ईयर के एंड में। तो जैसे ही ईयर एंड होगा, पहले तो मैं चार्ज करूंगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी बेटा, डेप्रीसिएशन मेरे लिए क्या है, खर्चा, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और डेप्रीसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। आ रहा है ना समझ में, स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं। एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं बाय डेप्रीसिएशन, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2014, 13 के बाद 14, कितना 50,000, तो 50,000। ये क्लियर है सबको, डन। अब सर ईयर एंड हुआ, आपने एसेट की वैल्यू कम कर दी, तो बैलेंस बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, तो बैलेंस बताएंगे अपन कि सर 5 लाख में से 50,000 गए, तो सेम डेट पे 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस क्लोजिंग में लिखते हैं कैरिड डाउन, C फॉर क्लोजिंग, C फॉर कैरिड डाउन, कितना आएगा 4,50,000, डन। ईयर एंड की निशानी होती है ये नदी, ये जो 2 लाइन नीचे वाली है ना, ये नदी है भाई हमारी। कितने की हो गया, 5 लाख इधर, 5 लाख इधर। जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। कॉमन सेंस कहता है कि नहीं कहता, हाँ, साल के अंत में मेरी मशीन की वैल्यू 4.5 लाख है, तो अगले साल के स्टार्टिंग में मेरी वैल्यू कितनी रहेगी, 4.5 लाख। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस में। 31 मार्च को एंड हुआ तो स्टार्ट हुआ अगला साल 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग में कैरिड डाउन, ओपनिंग में ब्रॉट डाउन 4,50,000, डन। अब जब जब ईयर एंड आता रहेगा, मैं मितांशी भगा दूंगा, जब जब ईयर एंड आता रहेगा
ये 3 एंट्री होगी ही होगी। पहली वाली बाय डेप्रिसिएशन, दूसरी वाली बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तीसरी वाली ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस सॉरी डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। मींस सर 1 साल और बीता, 1 साल और बीता तो वापस से बाय डेप्रिसिएशन कितना 50,000, क्लोजिंग बैलेंस सर 450 में से 50 गए, कितने बचे हैं 400, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ये लो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, फिर से ईयर बीतेगा, फिर ईयर एंड होगा तो फिर से वही डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और वही क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सबको सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, गायब। ये मोनोटोनस होता है, ईयर एंड मोनोटोनस मतलब एक जैसा, बार 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 सेम एंट्री सेम अमाउंट, सेम एंट्री सेम अमाउंट। अब जो नया एस्पेक्ट आएगा ना, नया एस्पेक्ट क्या आएगा सर? हो सकता है 2-3 साल बाद अब हम ये एसेट को क्या कर दें, बेच दें, सेल कर देंगे। तो सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी? तो देखो बेटा, पहले परचेज करके लाए थे, अब क्या कर रहे हैं, इनको सेल कर रहे हैं। तो जब परचेज करके लाए थे तो क्या लिखा था टू बैंक, अब हम सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे बाय बैंक। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको 1 अप्रैल 2014 के बाद 1 अक्टूबर 2014 को बेच दी। मुझे बता दे बेटा, भगा दूंगा, सही कह रहा हूँ मैं, तेरे को नहीं, ये तो मैं सबको कह रहा हूँ, भगाऊंगा उसको जो खो जाएगा। सारे हो यही? हाँ, ओके। क्या डेट बोल रहा हूँ मैं कि मैंने उसको 1 अक्टूबर 2014 को बेच दिया। तो आप कह रहे हो सर जब खरीद के लाए थे तब टू बैंक लिखा था, तो जब बेचोगे तो क्या लिखोगे बाय बैंक। लेकिन बाय बैंक लिखने से पहले, अरे सर आपने उसको पहले दिन थोड़ी बेचा है, 1 अप्रैल को थोड़ी बेचा है, आपने तो 1 अक्टूबर को बेचा है। 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने इस्तेमाल करके बेचा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अक्टूबर की पहली तारीख को तो बेच ही दिया, अक्टूबर काउंट नहीं करूंगा। 6 महीने यूज़ किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अगर पूरे साल का 50,000 लगता है तो 6 महीने का कितना लगेगा 25,000। तो पहले मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन तो घिसा पेटा 1 अक्टूबर 2014 बाय डेप्रिसिएशन 25,000। मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन में वैसे गिवन होगा कि मैंने इसको 2 लाख रुपए में बेच दिया या 3 लाख रुपए में मैंने इसको बेच दिया। अब मैंने इसको 3 लाख रुपए में बेचा, तो जब खरीद के लाया था टू बैंक, अब बेच रहा हूं तो बाय बैंक 1 अक्टूबर 2014, या लिखूंगा मैं बाय बैंक 3 लाख रुपीस। तो सर मशीन कितने की थी 450 में से चलो 25,000 का तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, बचे कितने 425, और 425 की चीज आप कितने में बेच रहे हो 3,300,000 में तो बेच ही रहे हो। फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान। फायदा और नुकसान कहाँ जाएगा P&L अकाउंट में। कहाँ जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो भी नुकसान है यहाँ पे 1 अक्टूबर जिस दिन नुकसान हुआ उसी दिन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। सर मशीन मेरे पास से जा चुकी है तो बैलेंस हो गया उसका 0। यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000 और 4,50,000। बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही चीजें क्या हो गई खत्म हो गई। इवन जो लॉस आया है ना आप यहां से लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्योंकि मशीन गई ना सर, मशीन गई तो अकाउंट क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया P&L में। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोच समझ के जवाब देना। 4,50,000 वैल्यू थी, सुनना समझना एनालाइज करना। 4,50,000 वैल्यू थी, 6 महीने मैंने इस्तेमाल कर लिया मतलब 25,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब असेट की वैल्यू कितनी बची 4,25,000। एग्री और नॉट 4,25,000। अगर मैं यूँ कहूँ ये 4,25,000 रुपए की चीज मैंने 4,30,000 रुपए में बेच दी तो फिर क्या कहोगे क्या हो गया 5,000 का प्रॉफिट। और थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, अगर लॉस था तो इस साइड एंट्री कर रहा था, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड।
ये बाय वाली साइड है तो ये कौन सी साइड है, टू वाली साइड। यहाँ बाय P&L तो यहाँ क्या आएगा, 2 P&L। कितना 1000, 5000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अमूमन 99.99% इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ जब आप अपना यूज किया हुआ एसेट बेचते हो तो फायदा तो नहीं होता है, नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है तो एंट्री यही होती है। तो देखो अब एंट्री क्या हो रही है, जब आप सेल करोगे तो यही 3 एंट्री होगी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। वापस से, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय, फिर से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ देव बोलेगा। बोल बेटा, बाय बैंक, बाय P&L, बाय P&L, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। चेरी, हाँ बोल दो बेटा। ठीक, अब कंप्लीट अकाउंटिंग कंप्लीट। इसके सिवा मैं कोई नई एंट्री सिखाऊंगा ही नहीं, एटलीस्ट अगले 15 दिन तक तो यही घिसी-पिटी एंट्री रहेगी। तो एंट्री को मैंने 3 पार्ट में बांटा। क्या है वो 3 पार्ट, देख लो, सीख लो। सबसे पहले अब देखो 3 पार्ट है ना, परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज में तो एक ही एंट्री हो रही है, 2 बैंक। ईयर एंड में 3, बाय डेप्रिसिएशन, बाय क्लोजिंग बैलेंस और बाय ओपनिंग बैलेंस। और जो सेल है उसमें भी कितनी हो रही है, 3, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। यस और नो, डेप्रिसिएशन 3 के पार्ट्स में बटा हुआ है। नॉलेज अकाउंटिंग कैलकुलेशन, नॉलेज हो गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में फिर से 3 पार्ट में परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज सबसे इजी है कि नहीं, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ईयर एंड में तो फिर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सेल में भी सर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। परचेज में कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो परचेज करते ही तो आवाज दिल से आनी चाहिए। कहां से आनी चाहिए, दिल से। क्या, टू बैंक। क्या आएगी आवाज, टू बैंक। तो ये रहा सर, परचेज की सिर्फ एक एंट्री है, टू बैंक अकाउंट। लेकिन ईयर एंड की कितनी एंट्री है, 3। सेल की भी कितनी एंट्री है, 3। ईयर एंड की एंट्री क्या है सर, एक तो बाय डेप्रिसिएशन, फिर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और वही बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। बाय डेप्रिसिएशन, बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय ओपनिंग बैलेंस। और सेल की कितनी एंट्री है, सेल की भी कितनी एंट्री है, 3। तो बाय डेप्रिसिएशन, एक तो ऊपर से कॉपी, फिर बाय बैंक और बाय P&L। देखो दोनों तरीके से पढ़ते हैं अपन, लॉजिक भी पढ़ लिया, ट्रिक भी पढ़ लिया। याद भी होना जरूरी है, नहीं तो लॉजिक करके क्या करोगे, याद ही नहीं आएगा कुछ तो तुमको। ठीक है, लॉजिक क्या है सर, असेट खरीद के लाए, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, तो डेबिट साइड में एंट्री कर दी टू बैंक, क्योंकि पैसे कैसे दिए हमने, बैंक से दिए। फिर सर ईयर एंड होगा, साल भर इस्तेमाल किया तो क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होनी चाहिए, एसेट की वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन। अब ईयर एंड है तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। फिर जब सेल करोगे सर, अगर आपने साल के पहले दिन, नहीं तेरे को नहीं कह रहा हूँ, तेरे दूसरा एक और भाई बैठा तेरे पीछे, साल के पहले दिन ही सेल कर दिया, यूज ही नहीं करा, पहले दिन ही सेल कर दिया, तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए क्या, नहीं लगना चाहिए ना। तो अगर मान लो मैंने 1 अप्रैल 2014 को ही सेल कर लिया होता ना, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, बाय डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिर्फ बैंक और P&L। लेकिन सर मैंने 6 महीने यूज किया तो फिर पहले क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। फिर मैंने बेचा है, पैसा आया, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो बाय बैंक, और जो बच गया वो कहाँ जाएगा, P&L में, तो बाय P&L। अब देखो तुम लोगों ने भरतनाट्यम देखा है, पता नहीं भरतनाट्यम ऐसे ही होता है। सबसे पहले क्या होता है, परचेज है ना, दिल से एंट्री निकलती है टू बैंक इस साइड। ठीक है, फिर क्या आता है, ईयर एंड, 3 एंट्री है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय क्लोजिंग बैलेंस और बाय टू मतलब ओपनिंग बैलेंस। वापस बाय डेप्रिसिएशन, बाय क्लोज, नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। हाँ
और सेल करेंगे तो तीनों हाथ इधर पड़ेंगे, क्या? बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। डन? ओके, 3 एंट्री में क्वेश्चन हमारा खत्म। अब जो हमें सीखना है वो है कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन। कैलकुलेशन आपका तभी प्रॉपर होगा जब आपका प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होगा। अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, घिचपिच होगा, मन खराब होगा। और मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुन लेना, मेरी राइटिंग तुम सबसे घटिया है, सबसे बुरी हैंड राइटिंग मेरी होगी क्लास में, कोई जीत ही नहीं सकता मुझसे हैंड राइटिंग के केस में, तो ठीक है। लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन बचपन से अव्वल नंबर रहा है। मैं भले ही छोटा छोटा लिखता हूँ लेकिन मैं साफ लिखता हूँ, मतलब मैं जिस जगह पे जो चीज़ लिखनी चाहिए वही लिखता हूँ। स्पेस भले ही कम दूँ पर मैं स्पेस देता हूँ। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखना, और इसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब तुम घर पे होमवर्क करोगे। घर पे तुम नहीं करोगे तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ तुमको किसी काम का नहीं है। जैसे स्कूल में कितना भी पढ़ा ले किसी काम का नहीं है, कोचिंग आना पड़ता है, मैं कितना ही पढ़ा लूँ होमवर्क नहीं करोगे तो बेकार है, मत आना, जरूरत ही नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। फालतू माँ बाप का इतना पैसा खाए वो बर्बाद करे, कुछ और माँ बाप अपने लिए कुछ खरीद लेंगे। अभी सोने का रेट सस्ता हो रहा है, मम्मी के लिए कुछ ज्वेलरी ले लेना, पापा की गाड़ी पुरानी हो रही है तो पापा अपने लिए गाड़ी ले ले। हमारे ऊपर बर्बाद करने की क्या जरूरत है, हम पढ़ ही नहीं रहे, है ना। चलो यहाँ आओ। अब क्वेश्चन में खास बात पता है क्या आएगी? इलस्ट्रेशन नंबर 3 जिसकी मैं बात कह रहा था, उसमें खास बात यह है कि कोई भी बिजनेस के सिर्फ 1 या 2 असेट नहीं होते, मल्टीपल असेट्स होते हैं। तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो ऑन 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हो रहा है, सबको मिल गया? हाँ, ऑन 1 अप्रैल 2013 अ कंपनी परचेज अ प्लांट ऑफ ₹60,000। मिल गया क्या सबको? मिल गया क्या भाई? मिल गया ना? ओके, इस पे स्टार मार्क करो, 3 स्टार मार्क करो, लिखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल मशीन्स। अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन जब आप रीड करो तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कौन कौन सी डेट पे आप असेट परचेज कर रहे हो, उस डेट को डब्बे में मार्क कर देना, और कौन सी डेट पे आप असेट को सेल कर रहे हो उस डेट को भी डब्बे में मार्क कर देना। मतलब जब आप परचेज कर रहे हो उस भी डेट को मार्क करो, जब आप सेल करो उस भी डेट को मार्क करो। अंडरलाइन नहीं चलेगी, डब्बे में मार्क करना। सेल करते टाइम सुन लो सुन लो सुन लो, सेल करते टाइम खास ध्यान रखना, जिस दिन सेल कर रहे हैं वो दिन मार्क करना। जो कौन सी वाली मशीन सेल कर रहे हैं वो मार्क मत कर लेना, वो कहेगा आपको। से फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1 October 2014 वी हैव सोल्ड द मशीन विच वी हैव परचेज्ड ऑन 1 April 2013। तो डेट 2 दिखेगी कि 1 अप्रैल को कौन सी वाली मशीन बेची, जो 1 अक्टूबर को कौन सी वाली मशीन बेची जो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी। तो बेटा 1 अप्रैल 2013 तो रेफरेंस की डेट है, ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पे हो रहा है? 1 अक्टूबर 2014 को हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डेट मार्क करना, रेफरेंस वाली डेट मार्क मत करना। स्टार्ट हो जाओ। ओके, रीड कर लिया आपने क्वेश्चन? मैं तो डायरेक्ट रीड करूंगा और डायरेक्ट सॉल्व करता जाऊंगा। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, जिसमें वो 3 आइटम बताएगा आपको कि डेप्रिसिएशन की रेट कौन सी है, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, और डेप्रिसिएशन लगता कब है, मतलब ईयर एंड कब हो रहा है। तो उसने बोला डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10%, अंडरलाइन कर लो। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM, अंडरलाइन कर लो। ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। 3 चीज अंडरलाइन करी है आपने, रेट, मेथड और ईयर एंड। डन? ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। कब खरीदी हमने पहली मशीन? 1 अप्रैल 2013। दिल से आवाज निकलती है क्या? टू बैंक। तो यहां लिखेंगे अपन 1 अप्रैल 2013 टू बैंक। कितने की मशीन है? 60,000। ओके, हो गया सर। अब अगला डब्बा कब आया? अगला डब्बा है ऑन 1 अक्टूबर इन सेम ईयर। 1 अक्टूबर इन सेम ईयर it purchased additional plant worth ₹18,000 and spent 2,000 on its erection। इरेक्शन मतलब फिटिंग बता चुका हूं मैं आपको।
तो 18,000 की मशीन खरीदी, 2,000 के फिटिंग चार्जेस, मशीन कितने की पड़ गई भाई? 20,000 रुपए की। और कब खरीदी? 1 अक्टूबर ऑफ सेम ईयर, मतलब 1 अक्टूबर 2013। फिर से मैंने एक मशीन और खरीदी, फिर से दिल से आवाज निकलेगी क्या? टू बैंक। तो वापस से डिट्टो एंट्री, लेकिन डेट चेंज, 1 अक्टूबर 2013 टू बैंक अकाउंट 20,000। सबको समझ में आ रहा है? सिंपल है, क्वेश्चन में गिवन है, 1 मार्क्स पूरे मिलेंगे इसके। ठीक है, अगला पढ़ो फिर क्या है। ऑन 1 अक्टूबर 2015, हम कौन से साल में चल रहे हैं? 13। और ये कौन से साल की कहानी कह रहा है? 15 की, मतलब 2 साल बाद की कहानी कह रहा है ना। तो पहले 2 बार ईयर एंड होगा, ईयर एंड होगा तो हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। ये आपको हर ट्रांजैक्शन में जज करना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन में आपको ये जज करना पड़ेगा। वो तो आपसे परचेज और सेल की बात करेगा, वो कहेगा कि मैंने इस दिन एक मशीन परचेज करी, फिर कहेगा कि मैंने इस दिन एक और मशीन परचेज करी। तो आपने 2 डब्बे बना रखे हैं, तो अब सुनना लाइन, टैगलाइन, इसको लगा जाला तो लाइव जिंगल वाला वाली लाइन। ठीक है, जब आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करोगे, जब आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करोगे तो जज करोगे। क्या जज करोगे? क्या इन दोनों डेट के बीच में कोई ईयर एंड आ रहा है क्या? जैसे पहले वाली ट्रांजैक्शन था 1 अप्रैल 2013, अगला ट्रांजैक्शन था 1 अक्टूबर ऑफ सेम ईयर, मतलब 2013। तो इन दोनों डब्बों के बीच में क्या ईयर एंड आ रहा है क्या? नहीं। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने दोनों परचेज की एंट्री टू बैंक करके लगा दी। लेकिन अब अगला डब्बा कब आ रहा है? सर अगला डब्बा आ रहा है 1 अक्टूबर 2015। अब वापस से जब जंप करेंगे तो जज करेंगे। क्या जज करेंगे? सर बीच में ईयर एंड आ रहा है क्या? हाँ सर ईयर एंड आ रहा है। ईयर एंड कब आता है? 31 मार्च को। तो ये है अक्टूबर 13। अक्टूबर 13 के बाद पहला 31 मार्च कौन सा आएगा? 31 मार्च 2014। और उसके बाद 31 मार्च 14 से अक्टूबर 15 के बीच में एक 31 मार्च और आ जाएगा, 31 मार्च 2015। मतलब इन 2 डेट के बीच में 2 बार ईयर एंड आएगा, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या टैगलाइन है? एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जंप करेंगे तो जज करेंगे। क्या जज करेंगे? कि ईयर एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर ईयर एंड आ रहा है तो वापस से भरतनाट्यम करेंगे। क्या ईयर एंड आता है तो डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और फिर ओपनिंग बैलेंस। 2 बार आ रहा है तो फिर से डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लगाओ भाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इस साइड आएगा ऑन 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन। पूरे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वाला एस्पेक्ट क्या? हम बार बार इसमें ना 2 अलग अलग कॉलम को यूज करेंगे। एक होगा इनर कॉलम, एक होगा आउटर कॉलम। डेबिट साइड में भी इनर कॉलम और आउटर कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनर कॉलम है, क्योंकि इनर कॉलम में मैं डिटेल्स स्पेसिफाई करूंगा कि सर मेरे पास कोई एक मशीन थोड़ी है, मेरे पास तो 2 मशीन है, एक 60,000 की है और एक 20,000 की है। तो दोनों पे डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करूंगा। 60,000 की मशीन मैंने अप्रैल में खरीदी थी, तो अप्रैल से लेके मार्च पूरा साल हो गया। पूरे साल का 10% कितना होता है? 6,000 रुपए। कितना हो गया? 6,000। लेकिन ये जो 20,000 वाली मशीन है, ये मैंने कब खरीदी? हैप्पी बर्थडे वाले दिन 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को खरीदी तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो डेप्रिसिएशन आधे साल का लगेगा ना। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। ये पूरे साल का है तो आधे साल का कितना लगेगा? 1,000। तो सिर्फ 1,000। और इस तरीके से दोनों मशीन का अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके सामने लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई? 7,000। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अगला डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस। वही 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर से वही फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। हिसाब क्लियर कट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। पहली वाली मशीन कितने खरीद के लाया था? 60 में से कितने डेप्रिशिएट कर दिए? 6। बचे कितने? 54।
और अगली मशीन 20 में से 1 गए, कितने बचे? 19। 54 प्लस 19 कितना हो गया? 73,000। कितना हो गया? 73,000। आपके सारे कैलकुलेशन सही है कि नहीं है वो चेक हो जाएंगे हाथों हाथ कि सर इस साइड 60 प्लस 20 कितना है? 80,000 और इस साइड 73 प्लस 7 कितना है? 80,000। सही है बिल्कुल? हाँ। और अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या है आपके लिए? ओपनिंग बैलेंस। तो यार मैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लेता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट क्या लिखेंगे अपन? 1 अप्रैल 2014, 73,000। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है अक्टूबर 2015 को। हमने बात कर चुके हैं कि 2 बार ईयर एंड आएगा, एक बार कर चुके, एक बार ईयर एंड फिर से आएगा, फिर से वही घिसी पिटी एंट्री। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए, तुम लोगों को नींद ना आए, क्योंकि मेरे को पता है नींद बहुत आती है लोगों को, टाइम ही ऐसा है। यहाँ देखो, बाय डेप्रिसिएशन, बाय क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन 2 मशीन है मेरे पास, मेथड कौन सा है? SLM। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कैसा लगेगा? सेम ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 है, तो 60,000 का 10% कितना लगेगा? 6,000। पूरे साल इस्तेमाल करिए तो पूरे साल का कितना? 6,000। दूसरी वाली मशीन कितने की है? 20,000 की, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। पिछले साल 6 महीने यूज़ किया था, इस साल तो पूरा साल यूज़ किया है ना अपन ने, तो इस साल तो पूरा 2,000 ही लगेगा। 6,000 और 2,000 कितना हो गया बेटा? 8,000। बोल बेटा क्या कह रही है? ओके। 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। 54 में से 6 गए। लॉजिकल है यार, पता नहीं बच्चे गलती क्यों करते हैं, आई डोंट नो, शायद नशे में रहते हैं इसलिए। बहुत लॉजिकल है। अब मेरे को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, कादरी तू ही बता, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो 1 के बैलेंस में से 1 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना, यही होगा, इसके सिवा और कोई अल्टरनेटिव हो सकता है क्या? मतलब कोई नशे में भी यूँ कहते कि नहीं 1 में से 2 माइनस होगा, करते सब यही है, पता नहीं क्यों, जाने क्या करते हैं। बैलेंस तो निकालना गलत हो ही नहीं सकता, आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, डेप्रिसिएशन गलत निकाल लो, माइनस भी गलत करोगे कि यार 54 में से 6 जाएंगे, कितने बचे? 48। और यहाँ पे बैलेंस कितना था? 19 में से कितने जाएंगे? 2। के 19 में से भी 6 ही जाएंगे, कि 19 में से 8 जाएंगे, 2 में से 2 का ही बैलेंस माइनस होगा, तो 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 17। ये कितना हो गया? 65। 65 प्लस 8 कितना हो गया? 73,000। और यहाँ पे तो है ही 73,000, मेरे सारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और वही जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या है? ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट अप्रैल 2015, ठीक है। गाना गाएंगे, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद वो घड़ी आई। क्या सर? बीच में 2 ईयर एंड आए थे, हमने 2 ईयर एंड की क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कर दिया। अब ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या कह रहा है वो। ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2013। जिसने दोनों डेट डब्बे में मार्क करी होगी वो अव्वल दर्जे का गधा। मैंने बोला था कि सेल के टाइम पे वो 2 डेट बोलेगा, एक तो ट्रांजैक्शन की डेट होगी और रेफरेंस की डेट होगी। मतलब वो यूँ कहना चाह रहा है कि 1 अक्टूबर 2015 को मैंने वो मशीन बेची जो मैं कब खरीद के लाया था? 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 सिर्फ पहचान के लिए है कि आप पहचान जाओ कौन सी मशीन बेच रहे। और एक निंजा टेक्निक जो मैं ही सिखाता हूँ और कोई नहीं सिखाता, तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है। वो क्या? कि जो मशीन आप सेल कर रहे हो ना, फटाफट उसके ओपनिंग बैलेंस को क्या कर लो? सर्कल। उसने यही बोला ना कि जो मैंने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2013, तो पहली वाली मशीन थी।
पहली वाली डेप्रिशिएट होकर आज उसकी वैल्यू कितनी है 48, मतलब मैंने 48,000 वाली मशीन बेच दी। अब अगर मैंने 48,000 वाली मशीन बेच दी, सब यहाँ देखना प्लीज, अगर मैंने 48,000 वाली मशीन बेच दी तो इस वाले अकाउंट से पूरा 48 बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? गई 48 की मशीन तो अकाउंट में से 48,000 क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। ये मैंने कब बेचा सर? आपने ये बेचा 1 अक्टूबर 2015। तो याद है ना आपको भरतनाट्यम, जब अपन सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। डन। तो एंट्री में पहले ही कर देता हूं, ये लो, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं इस क्लास के बाद करता हूं 2 मिनट में। डेट कौन सी है सर? 1 अक्टूबर, तो यही 1 अक्टूबर 2015, तीनों में यही डेट आ जाएगी। अब 1 अक्टूबर वाली डेट पहले ही पहचान करा दी थी। हॉट फेवरेट डेट है DK गोल्ड साहब की, उनका हैप्पी बर्थडे इस दिन। 6 महीने इधर 6 महीने उधर, मतलब तुम 1 अक्टूबर को खरीदोगे तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च भी 6 महीने होते हैं। और अगर आप 1 अक्टूबर को बेचोगे तो 1 अप्रैल से कि 1 अक्टूबर भी कितने होते हैं? 6 महीने। आपने ये साल चालू हुआ मेरा अप्रैल में और ये मशीन में बेच रहा हूँ कब? 1 अक्टूबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर को तो बेच ही दी, 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। सर 60,000 की मशीन है, इस पे 6,000 का डेप्रिसिएशन लगता है साल भर का, 6 महीने का कितना लगेगा? 3,000। तो ये लगाओ भाई, बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 3,000। और अब आपने इसको बेचा कितने में? ओनली 27,000 में। निंजा टेक्निक काम में आएगी। हम ऑलरेडी सर्कल कर चुके हैं कि कितना अमाउंट बाहर निकलना चाहिए? 48 में से कितना निकल चुका है? 3 और 27, 30 तो निकल चुका है। कितना बचा? 18, मतलब 18,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। यही मतलब हुआ। धीरे धीरे बच्चों की तरह समझाऊं तो यहाँ देखो बेटा, 48,000 की मेरी एसेट की वैल्यू थी ओपनिंग, उसमें से 3,000 तुमने डेप्रिशिएट कर दिया तो वैल्यू कितनी बची? 45। वैल्यू कितनी बची? 45। अब 45 की मशीन 27 में बेच रहे हो, मतलब 45 में से 27 तो आ गए, नुकसान कितना हुआ? माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18,000। पर हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन कहीं शो करने की जरूरत नहीं। मैंने सर्कल लगवाया ही क्यों? क्योंकि सर ये मशीन अगर बेची है तो ये अमाउंट इधर से बाहर निकलना चाहिए थिएटर में से। यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 + 27 30 हो गया। 48 में से 30 आगे कितना बचा? 18 बचा। तो बाय P&L के आगे कितना आ जाएगा? 18। और ये 18 कहाँ से आया? यहाँ लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? अब क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2017, कमीना साला इतनी बाद में, जनवरी 2017, और अभी हम कहाँ बैठे हैं? अक्टूबर 2015। अक्टूबर 15 से जनवरी 17 के बीच में 31 मार्च आएगी नहीं आएगी? आएगी, मतलब ईयर एंड आएगा। ईयर एंड आएगा तो फिर से क्या लगेंगे? डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। बेटा ये रट्टा हो जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। मतलब अगर मैं कल मान लो लकीली सबसे पहले क्लास में आ गया तो मैं उसी को अंदर आने दूंगा जिसको ये 3 लाइनें याद होगी। मैं पूछूंगा बेटा ईयर एंड में क्या एंट्री होगी? तुम बोलोगे डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। चल बेटा अंदर। सेल में क्या एंट्री होगी? तुम बोलोगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। चल, और तुमने अगर यूं देखा तो तुम्हें बाहर खड़ा कर दूंगा मैं, देखते रहो। रेडी? ओके। अब थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बेटा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी है। थोड़ा सा स्पीडी वे में चलते हैं। मेरे पास ये मशीन थी 2, जिसमें से एक बेच चुका हूँ, एक मेरे पास बची है। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आया है सर 31 मार्च 2016। तो ये लगाएंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास एक ही मशीन है सेकंड नंबर वाली, वो मशीन 20,000 की थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2,000। जब 2 मशीनें थी तो इनर कॉलम का यूज़ कर रहा था, अभी एक ही है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,000। सर इसका बैलेंस कितना बचेगा? 31 मार्च 2016 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 17 में से 2 और गए तो कितने बचे? 15,000।
ये ईयर एंड हो गया मेरा। 48 + 17 कितना था? 65। यहाँ पे भी कितना है? 65। ये तीनों को मिला के 48 हो ही गया था। 48 में 2 और गए, कितने हुए? 50। 50 + 15 कितना हो गया? 65। सब कुछ सही चल रहा है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकेंड मशीन है मेरे पास, कितने की? 15,000 की। अब क्या कह रहा है वो? 1 जनवरी को, ऑन 1 जनवरी fresh plant was purchased for 64,000 and on the same date plant purchased on 1st October 2013 was sold for 10,000। साला टाइम पास करवा रहा है। क्या कह रहा है? 1 जनवरी को मैंने एक तो नई मशीन खरीद ली। जब नई मशीन खरीदते हैं तो दिल से आवाज़ निकलती है क्या? टू बैंक, है ना। और फिर वो जो सेकंड नंबर वाली मशीन थी जिसको मैं 1 अक्टूबर 2013 में खरीद के लाया था 20,000 वाली, वो मैंने बेच दी। ठीक है, तो पहले खरीदने की एंट्री कर लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वहाँ डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2017, तो उनको लगता है कि यार मैं 16 में हूँ, 17 में मैं परचेज कर रहा हूँ तो अगले साल कर रहा हूँ। अरे ईयर कब खत्म होगा? अप्रैल 16 का ईयर खत्म होगा मार्च 17 में। तो मार्च आए उससे पहले जनवरी में खरीद रहे हैं, मतलब इसी साल परचेज कर रहे हैं और इसी साल क्या कर रहे हैं? अपन सेल कर रहे हैं। तो परचेज कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है ये नई वाली? 64,000। और जो बेच रहे हैं वो सेम डेट को मतलब वही 1 जनवरी को ही बेच रहे। अगर किसी और डेट को बेच रहे होते तो फिर से मैं जज करता कि बीच में 31 मार्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो यही बेच रहे हैं तो मतलब 31 मार्च नहीं आ रहा, और जब बेचते हैं तब 3 एंट्री होती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक। और मेरे को कहीं ना कहीं खटका लग रहा है कि इसको आपने ज़्यादा में बेचा होगा, प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन में 2 मशीन सेल करते हैं ना तो वो चाहता है कि आपको सब कुछ आता हो। तो एक में तो लॉस ला देता है और एक में प्रॉफिट ला देता है। तो प्रॉफिट के लिए अभी इतने अति उत्साहित नहीं होते अपन, पहले थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो मशीन में बेच रहा हूँ उसको मैं सर्कल करूँगा। 15,000 वाली मशीन जिसको मैं 20,000 में खरीद के लाया था, जिसपे 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगता था? 2,000। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगता था? 2,000। 2,000 साल भर का है। मुझे साल भर का थोड़ी लगाना है, मुझे कितने महीने का लगाना है? 9 महीने का। क्यों सर? साल चालू हुआ अप्रैल में, आप बेच रहे हो जनवरी में, तो ऊपर वाले ने बड़े सोच समझ के रचना करी है। साल में महीने दिए हैं 12 और आपकी उंगलियों में खाने भी दिए हैं 12। तो 3 करके क्वार्टर वाइज चलते चलो। और इन्होंने भी बुक बहुत सोच समझ के बनाई है। 90% ये लोग जब डेट देंगे ना तो या तो ये क्वार्टर की स्टार्टिंग देंगे या क्वार्टर की एंडिंग देंगे। क्वार्टर समझते हो? साल के 4 हिस्से करें तो क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं कोई बच्चों की तरह ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे नहीं करता हूँ, 12-12 दिन नहीं गिनता हूँ मैं। हम महीने क्वार्टरली बेसिस पे गिनेंगे। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 जनवरी को तो बेची थी, जनवरी तो यूज ही नहीं किया, तो 3 क्वार्टर हुए, मतलब 9 महीने हुए। तो कैलकुलेशन देखो कैसे होगा? 2000 पूरे साल का इंटू 9/12 क्वार्टरली, मतलब 3/4, 4 में से 3 क्वार्टर, 500 रुपये, 3 करेंगे तो 1500 रुपये। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1500। ये सारी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, यही दिमाग लगेगा जो लगेगा, वो तो मोनोटोनस है। परचेज, ईयर एंड और सेल तो मोनोटोनस है, हर क्वेश्चन में वही होगा। यहाँ महीने गिनने पड़ेंगे, हिसाब लगाना पड़ेगा। 9/12 का कैलकुलेशन करा, 1500 रुपये का डेप्रिसिएशन आया। कितने में बेचा आपने इसको? 10,000 में ही बेचा क्या? फिर तो फिर से लॉस आएगा। 10,000 में बेचा, 15,000 इधर आ रहा था, ये कितना हो गया? 11,500। कितना बचा? 3,500। तो बाय P&L बैलेंसिंग फिगर से 3,500 संपला।
क्वेश्चन में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब जख्म को जैसे खुले नहीं छोड़ते वैसे किसी अकाउंट को भी खुला नहीं छोड़ते, अकाउंट आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। परचेज कर ली, सेल कर ली, अब अकाउंट क्लोज करने के लिए ईयर एंड लाना पड़ेगा, और ईयर एंड में अब मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन पड़ी है 3rd नंबर की, सेकंड वाली तो बेच खाया मैं। 3rd नंबर की मशीन पे क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 2017, 16 के बाद 17 डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन। कितने की है ये मशीन? हिम्मत ही नहीं हारना बेटा, क्वेश्चन लंबा चलता है लेकिन मोनोटोनस है, एक जैसा है। सारा दिमाग कहाँ लग रहा है? जब अपन सेल कर रहे हैं तब। ईयर एंड में अब दिमाग लगना बंद हो गया हमारा, क्योंकि ईयर एंड में डेप्रीसिएशन लगाना है और माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब यार एक मूल मंत्र सिखा देता हूँ, 2-3 लाइनें जो मैंने बोली जो ध्यान रखनी है। एक लाइन मैंने बोली, डब्बे से डब्बे जंप करेंगे तो क्या करेंगे? जज करेंगे। जज करेंगे कि ईयर एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फिर मेन आज के क्लास का मेन टॉपिक अकाउंटिंग, 3 पार्ट में, परचेज, ईयर एंड और सेल। परचेज में दिल से आवाज निकलती है 2 बैंक, ईयर एंड में 3 एंट्री, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। सेल में 3 एंट्री, डेप्रीसिएशन, बाय बैंक और बाय। हो रहा है? याद हो रहा है? अब तीसरी वाली इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ सेल में दिन गिनने पड़ते हैं। जिस साल परचेज करो और जिस साल सेल करो उस टाइम पे दिन गिनने पड़ेंगे, कितने दिन यूज करो। मिड ऑफ द क्वेश्चन में नहीं गिनना पड़ेगा। इस वाले साल में पूरे साल का लगा। ये वाली जो मशीन 3rd नंबर की मशीन है, ये इस साल मैंने परचेज करी है, तो महीने गिनने पड़ेंगे। कब परचेज करी मैंने? जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का ही क्या लगेगा डेप्रीसिएशन। मशीन कितने की है? 64,000 की है, तो 64,000 का 10% कितना होगा? 6,400। 3/12 मतलब 1/4 कितना हो जाएगा? 1,600 रुपये। तो डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 1,600। ये कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, ये मेरा काम नहीं था, ये वो जो 6ठी-7वीं क्लास में तुम जिससे पढ़े हो उनका काम था। उन्होंने तो अच्छे से ही किया होगा, तुमने ही मक्कारी करी होगी। तो 64,000 में से 3rd नंबर के एसेट का डेप्रीसिएशन 1,600 माइनस करेंगे तो 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3rd नंबर की मशीन। 64 में से 1,600 गए, 62,400। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, यहाँ का टोटल करना पड़ेगा, पर हम श्योर हो जाएंगे कि हमने सही करा है कि नहीं। 15,000 प्लस 64,000 जो ये हो गया 79,000। इन 3 का टोटल हो रहा था 15,000 और इन दोनों का टोटल हो रहा था 64,000 हो रहा था ना। तो वही 15 और 64 कितना हो गया? 70। संपला, खत्म। बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन तुम्हें 15 मिनट में करना है, बड़ी बात नहीं। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, एक चीज़ को 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जब तुम करोगे 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। जो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक में कॉपी करना है वो है ये, जो तुम घर से पढ़ के आओगे। अगर मैं 1-2 मिनट भी लेट हुआ तो आते ही पढ़ोगे, क्योंकि मैं कल ये पूछूंगा। ये तुम्हें याद नहीं रहा, अभी समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बोल दो कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ गया है तो कल याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम्हें कल याद नहीं है तो मेरी आज की मेहनत पे तुम पानी फेर रहे हो, जो मुझे पसंद नहीं आएगा। सर ये बता दें कि ये जो ये लिखा ईयर एंड है, इसके सामने जो ये है बाय लाइन के लिखा है बाय डेप्रीसिएशन, लिखने में मतलब समझ आ रहा है कैसे लिखो। मतलब DEP और ऊपर लिखा हुआ है N, डेप्रीसिएशन। आपको तो पूरा ही लिखना है बेटा। आप जब सॉल्व करो तब ये DEP मत लिखना, तुम पूरा लिखना बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। बाय टाटा स्टील।